हेलो रोहित, कैसे हो? ठीक हो आप सर? बहुत बढ़िया चल रहा है रोहित। रोहित, आप मुंबई से आए स्पेशली मिस्टीरियस चीज़ें कवर करने के लिए, तो इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? सर इंस्पिरेशन ये रहा है कि भारत इतना बड़ा देश हम्म, और इतनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, हम्म, लेकिन लोगों को अभी भी बहुत कम मालूम है। लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में इतने जानते हैं, लेकिन भारत में अंदर ही इतनी रहस्यमय चीज़ें हैं हम्म, जो लोगों को जानना चाहिए। और मैं चाहता हूँ इसी पॉडकास्ट को तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू अरे और आप अब मानस सर जैसे गेस्ट के सामने कहने का मौका मिले, इससे और बेहतरीन क्या मौका हो सकता है। माई प्लेजर रोहित। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आपने कहा कि भारत के बारे में कई मिस्टीरियस चीज़ें आप बताना चाहते हैं, लोगों को कई चीज़ें पता नहीं है, तो आपको कहाँ से पता लग रही है? आपका सोर्स क्या है? सर मेरा सोच ये है कि मैं पढ़ता हुआ तो ऑनलाइन मटेरियल हो या ऑफलाइन मटेरियल हो, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए मैं बहुत सारे चैनल्स को कवर अप करता हूँ, क्योंकि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपके शो पे आया तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट। कि लोग अगर उसको डबल चेक भी करें तो राइट ही निकले। तो मैं उसको ऑफलाइन भी पढ़ता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ, और न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ, उसको न्यूज़ मीडिया सोर्सेज पढ़ता हूँ, ताकि उसके बारे में डीप इंसाइट नॉलेज मिल सके। जो भी रीडर्स या जो आपके व्यूवर्स ऑडियंस देखिए, उनको एक डबल ऑथेंटिकेशन मिले कि हाँ, जो ये होस्ट आए हैं रोहित, वो आपको बिल्कुल सही बता के जाए। क्योंकि लोगों को ये डाउट ना रहे कि हम जो बता रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसी या कुछ ऐसे मसाले डाल पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बता को ट्रू एंड वेरीफाई, आप इसको ऑथेंटिकाइज भी कर सकते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। जब हम इंडिया की मिस्टीरियस चीजों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कैलाश पर्वत। कई किताबें इस पे लिखी हैं, कई लोग इस पे बात करते हैं। तो जब आप मिस्टीरियस चीजों के बारे में बात करने आए हैं तो आपसे मैं इस बारे में कैसे बिना बात करे रह सकता हूँ? क्या हम कैलाश पर्वत से शुरू कर सकते हैं? तो थैंक यू मानस, आपने कैलाश पर्वत का जो मुद्दा उठाया। कैलाश पर्वत एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा एवरेस्ट, सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है। जी। लेकिन जो कैलाश पर्वत है वो टॉप 100 में भी हाईएस्ट नहीं आता है। टॉप 100 में भी हाईएस्ट नहीं आता है, लेकिन तब भी लोग उसको चढ़ नहीं पा रहे हैं। वही। और इसका कोई आज तो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिला क्यों नहीं चढ़ पा रहे हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है जो भी वहाँ चढ़े, जो भी वहाँ गए क्लाइंबिंग करने, मतलब सर्बिया के गए हैं, यूरोप के गए हैं, अमेरिकन जो भी रिसर्चर गए हैं, उनको जब वो कैलाश पर्वत चलते हैं तो उनका कुछ देर चढ़ने पे उनको अपने आप पता नहीं क्यों अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, उनको हेलुसिनेशन होने लगता है। जो वक्त होता है, मतलब जो हमारा 12 घंटे का वक्त होता है कैलाश पर्वत में, वो 12 दिन के हिसाब से चलने लगता है। मतलब टाइम इतना स्पीड में चलने लगता है। हाँ, ऐसे लोग बोलते भी ऐसा एजिंग हो जाती है एजिंग जल्दी। हो जाते हैं, नाखून अपने आप बनने लगते हैं। और जिसने थोड़ी बहुत कोशिश की है, मतलब ऊपर तक नहीं गए, टॉप में मिडल में भी वो लौट के आया है, उनकी मिस्ट्री तरीके से डेथ भी हो चुकी है। 2 दिन बाद उनकी डेथ भी हो चुकी है। मतलब एक तरह से माउंट जो कैलाश पर्वत इतना मिस्टीरियस चीज़ है, आप इनके बारे में रिसर्च करोगे कि इसके और कैलाश पर्वत नहीं, कैलाश पर्वत के बगल में आप 2 झील भी पाए जाते हैं। आपको शायद आपके ऑडियंस को मालूम है कि नहीं। उनके कैलाश पर्वत के पास में ही 2 झील है। एक एक मानसरोवर है, राजसाल है। मानसरोवर, राजसाल दोनों बहुत नज़दीक है। अच्छा। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी, मानसरोवर का लेक का जो आप पानी पियोगे वो एकदम मीठा है, और उसके बगल में जो राजसाल का जो झील है वो एकदम खारा। मतलब इतनी एक ही ज्योग्राफी लोकेशन में, एक ही डिस्टेंस पे, मतलब सेम डिस्टेंस, एक ही ज्योग्राफी लोकेशन, इतना वेरिएशन क्यों हो सकता है? ऐसे हो सकता है। ये भी इतना बहुत बड़ी मिस्ट्रीज है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, लेकिन उस पर कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस मिला नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है। मतलब माउंट एवरेस्ट है मिस्टीरियस है, माउंट एवरेस्ट के बाद जो लेक है वो भी एक तरह से मिस्टीरियस है। हम माउंट कैलाश की बात करें। हाँ, कैलाश पर्वत का तो वो भी मिस्टीरियस है, और उनसे निकलते हुए जो झीलें हैं, मानसरोवर और राजस्थान, वो भी एक तरह से मिस्ट्री है। राजस्थान के बारे में एक किंवदंती है, लोक कथा है, पौराणिक हमारे हिंदू में लिखा गया है कि राजस्थान में मतलब जो हमारे रावण थे, जो रावण थे लंकापति रावण, उन्होंने वहाँ पूजा वूजा की थी, इसलिए वो थे किंग ऑफ डेमन। और जब मानसरोवर लेक है उसमें ब्रह्मा जी का निवास करता है। तो ये राक्षस इसकी वजह से सब बोलते हैं कि यहाँ राक्षस या कोई तांत्रिक विद्या होती है, राक्षसों का असुर है, इसलिए पानी खा रहा है। और ये जो मानसरोवर है, क्या यहाँ ब्रह्मा जी का निवास है या हमारे शिव जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मीठा है। लेकिन कोई इसका सॉलिड एविडेंस है नहीं। और कैलाश पर्वत मैंने आपको बताया था, जैसे 100 टॉप हाईएस्ट माउंटेन में है भी नहीं, तब भी उसको चढ़ने की कोई कोशिश कर भी नहीं पा रहा, ना चढ़ पा रहा, जबकि उससे ऊंचे एवरेस्ट K2 कितने भी ऊंचे हैं उस पर सब चढ़ रहे हैं एक भी तरह। इसको लेके चाइना ने एक बार हेलीकॉप्टर भी भेजा था, अनवेरीफाइड सोर्सेज से मालूम किया, चाइना ने एक बार हेलीकॉप्टर भी भेजा था कि कोई चढ़ ही नहीं पा रहा है। तो जब उसने हेलीकॉप्टर भेजा वहां से डिस्कवर करने के लिए, जैसे ही हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचने वाला था,
पायलट को हेलुसिनेशन होने लगा, अनयूजुअल एक्टिविटी है, उसको लगा क्रैश होने वाला है, उसने वहां से प्लेन को ही रिवर्स बैक कर दिया, मतलब गए नहीं। तो अभी तक ये मिस्ट्री है क्योंकि चढ़ नहीं पा रहा है, और जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे चढ़ने की उसको एकदम बोल सकते हैं कोई हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है, या कुछ ब्लड प्रेशर बनने लगता है, या सिर दर्द होने लगता है, इस तरीके से प्रॉब्लम की वजह से वो चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो चाइना ने हेलीकॉप्टर भेजा था, मैंने आपको बताया था, अनवेरीफाइड सोर्स से हेलीकॉप्टर भेजा था पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में वहाँ लोग चढ़ क्यों नहीं पा रहे, एक्चुअली में टॉप में है क्या, कुछ सीक्रेट है क्या जिससे लोग चढ़ नहीं पा रहे। जब वो हेलीकॉप्टर पहुंचा तो वहाँ के पायलट को हेलुसिनेशन होने लगा, अनयूजुअल चीज़ें होने लगी, कभी मतलब प्लेन क्रैश होने की मतलब तादाद में आ गया, क्योंकि पायलट का जॉब होता है बहुत स्ट्रेस, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होता है, थोड़ी भी गलती हो सकती है, आप जानते हो प्लेन क्रैश होने की चांसेस होते हैं। जब वो जैसे ही माउंट कैलाश के पास जाने लगा, उसको इतनी अनयूजुअल एक्टिविटी होने लगी, उसको मतलब उसको लगने लगा कि उसके सिर में दर्द होने लगा, या जाने की कोशिश होने लगी, या इच्छा ही नहीं होने लगी। तो वहाँ से उसने प्लेन को हेलीकॉप्टर को डाइवर्ट करने की स्टार्ट कर दिया, कि उसको लगा कि यहाँ पहुँचना मुश्किल है। और इसके बाद चाइना ने अनऑफिशियली वो बैन ही कर दिया कि माउंट कैलाश में कोई चढ़ना मुश्किल ही नहीं है। तो क्या कंपास वगैरह इफेक्ट हो जाते हैं हाँ, शायद? सब बहुत लोग बोलते हैं कि जो माउंट कैलाश पर्वत है, जो कैलाश पर्वत है, वो पृथ्वी के केंद्र में है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रांग है। जो भी वहाँ कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट जाते हो, उनका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनका यंत्र इंस्ट्रूमेंट काम करना ही बंद कर देता। जैसे आपने जो स्टोरी सुना होगा बर्मुडा ट्रायंगल्स की, बर्मुडा ट्रायंगल में भी क्या होता है, जैसे कोई सीप या कोई प्लेन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड उनके इंस्ट्रूमेंट काम करना ही बंद कर देते हैं। तो इसी तरीके से सब बोलते हैं कि जो कैलाश पर्वत है, उनके आसपास इतने स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, कोई भी मटेरियल जा रहा है, काम ही करना नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी ऐसा कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है, वहाँ शिव जी का स्थान है, तो शिव जी मतलब ऐसा मतलब बहुत सारे रिलीजियस है कि वहाँ चढ़ना अशुभ है। तो बहुत लोग इसकी वजह से भी अवॉइड कर रहे हैं कि वहाँ चढ़ना अशुभ है, क्योंकि बहुत लोगों ने जब ट्राई करा था, चाइना इससे पहले भी जब हेलीकॉप्टर भेजने से पहले जब ट्राई कर रहे थे, तो इसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि आप इसमें चढ़ नहीं सकते हो, और इसको आप चढ़ रहे हो तो हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट क्या है, क्योंकि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं का नहीं, जैनों का, बुद्धों का भी बहुत बड़ा रिलीजियस केंद्र रहा है। तो यही एक तरह से मिस्ट्रीज बना कि कैलाश पर्वत चढ़ा क्यों नहीं जा रहा, जबकि इतने ट्रेन माउंटेन क्लाइंबर जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, बड़े बड़े ऊंचे में चढ़ गए, तो यहाँ ऐसा चढ़ना है। जबकि एक माउंट क्लाइंबर जा, तो मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं आ रहा है, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे विदाउट ऑक्सीजन क्लब, लेकिन जब उन्होंने कैलाश पर्वत में चढ़ना स्टार्ट किया तो उनको एकदम सिर में इतना दर्द होने लगा, और उनको लगा कि मैं आगे जाऊंगा तो कुछ और अलग हो जाएगा, क्योंकि उनको आवाज़ें सुनाई देने लगी, जबकि वो ट्रेंड है ऑलरेडी, जबकि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे विदाउट ऑक्सीजन के। लेकिन जब वो माउंट कैलाश पर चढ़ने लगे तो उनको पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आने लगी, कि अनयूजुअल एक्टिविटी होने लगे, कि उनके ब्लड में एकदम प्रेशर बन गया, कि वो बोले इसके आगे मैंने जाना ही पॉसिबल नहीं है। फिर उन्हें वहाँ से रिटर्न बैक कर दिया, और ये मिस्ट्री आज तक मिस्ट्री रहा कि ऐसा क्यों हुआ माउंट कैलाश। मतलब अभी भी हम 21st सेंचुरी में हैं, जहाँ पे हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं, और अब तक हम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मतलब कितनी बड़ी और कितनी कॉम्प्लेक्स चीज हो सकती है वो। वही इसका रिलीजियस एस्पेक्ट जो आपने बताया कि शिव जी का स्थान है, तो शायद हर कोई उनके स्थान तक कैसे पहुंच सकता है, वो मतलब उनका एक अलग लेवल है, वो एक हम भगवान है, वहां तक कैसे लोग पहुंच सकते हैं, तो शायद उस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा अगर रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें। साइंटिफिकली आपने बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड धरती के केंद्र में है, सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, मुझे ये जानना है, अगर आपको थोड़ा सा पता है, धरती तो हमारी गोल है, तो किसी स्फीयर का सेंटर कैसे हो सकता है ऑन द सरफेस? स्फीयर का सेंटर तो उसके अंदर होगा ना, तो ऑन द सरफेस हम सेंटर कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, ऑन द स्फीयर हम सेंटर, इसका मुझे कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको माना गया कि पृथ्वी के केंद्र है। जैसे बनारस को भी माना जाता है कि ये भी एक तरह से बहुत पुरानी, पृथ्वी जब से बनी तब से बनारस है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया सेंटर है। समझा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखिए जहाँ स्ट्रॉन्ग हमेशा कहाँ रहती है, सेंटर में रहती है, पोल्स में रहती है। मैं समझ गया आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पोल्स के हिसाब से सेंटर बताया जा रहा है, क्योंकि अगर ये स्फीयर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलती है इधर से नीचे, तो उस हिसाब से वो सेंटर है, राइट। अच्छा, इसके ऊपर अगर कुछ आपको और बताना है तो आप ऐड कर सकते हैं, इन केस आपको कुछ और नहीं देना है तो कुछ 9 अननोन मैन ऑफ अशोका करके है, तो तभी शिफ्ट करेंगे जब कैलाश पे अभी आपको कुछ नहीं बताना है तो। ये अभी 9 अननोन, ठीक है, करते हैं, क्या है ये? तो 9 अननोन मैन ऑफ अशोका जो कहानी है,
देखो जैसे हम लोग बहुत सारे जब पॉडकास्ट सुनते हैं, इल्यूमिनाटी के बारे में सुनते हैं, सीक्रेट सोसाइटी के बारे में सुनते हैं, जो सोल ट्रांसफर करते हैं, सोल लेते हैं, उससे फेम मिलता है। लेकिन जो 9 अननोन मैन ऑफ अशोका की जो कहानी है ना, ये बहुत कम लोगों को मालूम कि हम इंडिया में भी हमारी सीक्रेट सोसाइटी रहा मतलब हम कह सकते हैं कि इंडियन इल्यूमिनाटी। इंडियन इल्यूमिनाटी परफेक्ट। अब इंडियन इला, लेकिन ये गुड काम करती है, अच्छा काम करती है। हाँ। इल्यूमिनाटी की तरह नहीं कि सोल ट्रांसफर करती है, आपको फेम मिलेगा, उसके बाद आपका मतलब डैमेज भी हो सकता है, आपको हर्ट भी कर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ जो भी है नॉलेज के ऊपर ही ट्रांसफर किया गया था। एक्चुअली इसका स्टोरी आप ट्रेस बैक करोगे ना तो हुआ क्या था, जैसे आप जानते हो मौर्य सम्राट के सबसे ग्रेट किंग रहे थे अशोक, थर्ड एम्पायर अशोक। तो उन्होंने कलिंगा वार किया था 261 बीसी में। और ये लड़ाई में आप जानते हो इतनी डैमेज हुआ था, 1 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी। आप समझ 1 लाख लोग उस जमाने में, 261 बीसी की बात कर रहा हूँ, जो आज के समय बहुत हो सकती है, क्योंकि उस टाइम में पॉपुलेशन भी तो कम होती थी ना। और डैमेज इतना खतरनाक था कि आसपास जो नदी बहती थी ना, नदी भी खून से लाल हो गई थी। इसको लेके अशोका को बहुत रिग्रेट हुआ कि मेरे वजह से मेरी एक एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए मैंने इतने लोगों की डेथ कर चुकी है। उसके बाद उन्होंने वहां से घोषणा की, ऐलान किया कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, अब जो भी मैं करूंगा धर्म और ज्ञान और विचार को प्रसार करूंगा। उन्होंने लड़ाई को लेकर युद्ध नीति समाप्त कर दी चुकी थी। आप बोल सकते हैं धर्म घोषा, वेरी घोषा होता है लड़ाई को लेकर, उन्होंने वेरी घोषा मतलब धर्म युद्ध, मतलब आप बोल सकते एशियन हिस्ट्री का टर्म है वेरी घोषा। तो उन्होंने वेरी घोषा मतलब युद्ध में जो बसते हैं धन का, उसको बोलते हैं वेरी घोषा। तो उन्होंने वेरी घोषा को समाप्त करके धर्म घोषा मतलब धर्म की हम बात करेंगे, धर्म और प्रचार विचार की बात करेंगे। तो अशोका ने ऐसे 9 अननोन मैन की खोज की थी। मतलब हुआ क्या था, मैंने आपको बताया 261 बीसी में जब कलिंगा की लड़ाई हुई थी, इतनी लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो उसको लेकर उनको काफी रिग्रेट हुआ कि अब मैं जो भी करूँगा अब धर्म ज्ञान और लोगों मानवता के लिए काम करूँगा। तो फिर उन्होंने 9 अननोन लोगों की खोज की है, मतलब 9 अननोन में 9 अफवादा लोगों की खोज की और एक सोसाइटी बनाई। जैसे आप जानते हैं ना अकबर के 9 रत्न, ये सब एक सभा समिति वैसी है, वैसे अशोक ने 9 लोगों के वफादा लोगों को खोजा और अननोन थे, किसी के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और उन्होंने कुछ नॉलेज दिया क्योंकि अशोक उस टाइम बहुत ट्रेवल करना स्टार्ट कर चुके, आपने उनका राज्य बहुत बड़ा था, उन्होंने हर एक जगह से नॉलेज लेना स्टार्ट किया। उन्होंने नॉलेज को पास किया, एल्केमी, लाइट, प्रोपोगंडा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, ये सब को लेकर स्टोरी टेलिंग, ये सब को लेकर उन्होंने 9 लोगों को चुना और इन 9 लोगों ने स्टार्ट किया अपनी नॉलेज को पास आउट करना। अब विश्वास नहीं पाओगे, इनके पास ऐसे ऐसे नॉलेज थे ना कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते थे, ऐसे ऐसे लोग थे। और उनकी जो केमिस्ट्री की नॉलेज थी वो भी खतरनाक थी। आप बोल सकते हैं वारे मिलता जो केमिस्ट्री के, जैसे सुसूत्र आपने सुना का, ये सब इसी की नॉलेज के उनके थ्रू हुआ था और इतने उनके पास डीप नॉलेज थी। क्योंकि हमारे जो एशियन इंडियन थी ना, एशियन इंडियन सोसाइटी, वो बहुत एडवांस थी नॉलेज के मामले में। नालंदा का नाम सुने होंगे, इतने सारी किताबें थी। तो उस टाइम की हमारे जो नॉलेज थी ना वो काफ़ी डीप एडवांस थी, जो धीरे धीरे जब मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, धीरे धीरे उन्होंने समाप्त किया और ख़त्म कर दिया था। लेकिन अशोक ने क्या किया था, वो अपनी नॉलेज को जो 9 अननोन लोगों को पास किया था, उन्होंने धीरे धीरे इसको फैलाना स्टार्ट कर दिया। फिर ये क्या करते थे, जो 9 अननोन लोग थे, जब उनकी भी डेथ होती थी तो ऐसे 9 लोगों को पास आउट कर सकते थे। मैं अभी इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं बच सकता, हमारे देश के कुछ मशहूर साइंटिस्ट थे, फेमस पॉलिटिशियन थे, या फेमस बोल सकते कुछ लोग थे जो इनके कांटेक्ट में थे, इनके थ्रू उन्होंने नॉलेज को पास आउट किया। और ये इन्होंने हमेशा अच्छे काम के लिए लिखा। इसके बारे में तो सीक्रेट महाभारत एक बुक लिखी गई थी जिसमें इसमें मेंशन किया था 9 अननोन में। JL50 आपने देखा होगा वेब सीरीज, इसमें भी 9 अननोन में की, उनके बाद टाइम टेबल की भी नॉलेज थी। ये जो आप देखते हो आयरन को सोना कैसा, उसकी भी उनकी नॉलेज थी। इतनी एडवांस मेटोलॉजी की नॉलेज थी उनके पास। और प्रोपोगंडा, स्टोरी टेलिंग, जो आप देखते हो जातक, वो भी इन्हीं के थ्रू नॉलेज पास आउट की। लेकिन ये अभी भी हमारे बीच में लोग रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब एक प्लेग फैला था, प्लेग की मैं इसको पूछने वाला हूँ कि ये स्टोरी तो इतनी पुरानी शुरू हुई है, तो अभी भी जो रह रहे हैं वो 9 लोग ही रह रहे हैं। हाँ, अभी भी रहते हैं 9 लोग ही, लेकिन हमें आपको दिखेंगे नहीं। तो मतलब वो जो पहले 9 बने थे, हाँ, ये वही 9 है या फिर स्टोरी नहीं, सामने चलते नॉलेज पास करते करते क्योंकि देखो हम आपको कब देखे नॉलेज, जब हम लगेगा आप हमारे काबिल है, आप नॉलेज पास करते, क्योंकि ये नॉलेज जो थी मैंने बताया बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज थी और इसको मिसयूज भी हो सकते थे। इन्होंने वही लोगों को चुना किया कि ये लोग नॉलेज पास कर सके। मतलब मैं आपको नॉलेज तभी पास करूँगा मुझे लगा कि आप नॉलेज का सही यूज कर सकते हो, कि अगर गलत हाथों में नॉलेज चल गया ये जो ज्ञान था तो ये इससे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता था। इवन इसके बारे में स्टोरी थी अलेक्जेंडर, जो प्लेग की बीमारी हुई थी, बोलते थे अलेक्जेंडर ने खोज की थी। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी,
अलेक्जेंडर ने प्लेग की बीमारी की खोज करने हमारे इंडिया में आए थे, मद्रास, इससे पहले। और जब मद्रास में आए थे तो कहा जाता है इन्होंने इस 9 अननोन लोगों की तो नॉलेज थी ना, जो आपको बताया था, जो मेडिसिन के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स के बारे में, इनका तो मेडिसिन था, तो इन्होंने वहाँ से मेडिसिन की नॉलेज ली और तब जाके उन्होंने प्लेग की डिस्कवरी की, प्लेग जो बीमारी फैली थी उसके बारे में। तो एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया हमारे बीच में है, लेकिन हम इनको बारे में ढंग से जानते नहीं है। ये भी एक तरह से मस्त है। हम इल्यूमिनाटी के बारे में बताए, लूसीफर के कॉन्सेप्ट के बारे में, जबकि ये बैड सोसाइटी है, ये सोल ट्रांसफर करती है फेमस के, लेकिन गुड सोसाइटी है, और जबकि नॉलेज ट्रांसफर कर सकती है। और इसके बारे में आप काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल मीडिया में पढ़ोगे, लेकिन अभी भी ये मिस्ट्री बनी हुई है। तो अभी के ज़माने में ये जो भी अननोन मैन है, 9 अननोन मैन है ऑफ अशोका, अभी वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में? अभी इनका ये रोल प्ले है कि अभी भी वो नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे इंडिया में ही है कुछ, ये मतलब तो नॉलेज तो बस ट्रांसफर होता ही रह गया, उसका काम क्या रहा है, क्या कर रहे हैं वो बता। काम मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट, रिसर्च में, लेकिन अभी ये किसको दे रहे हैं क्या नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं कि ये मिस्ट्री है, सीक्रेट सोसाइटी। जैसे लूसीफर सब बोलते हैं ना, मैंने पॉडकास्ट में देखा था, जब आप फेमस हो जाते हो, कोई आर्टिस्ट होता है, उनको कबूतर भेजा जाता है, फिर आप लूसीफर ज्वाइन करते हैं, लेकिन किसके थ्रू आया, किसको मिला, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता है। तो ये भी सीक्रेटली काम करते हैं और सीक्रेटली आपको नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन दिस वर्किंग फॉर गुड्स, नॉट फॉर बैड। अच्छा, हम मिस्ट्री और सीक्रेट्स की बात करते हैं। एक ना हिस्ट्री टीवी 18, मुझे पता नहीं अभी भी आता है या नहीं आता है, जब मैं शायद 10th या 11th में था, हिस्ट्री टीवी 18 बड़ा देखता था। मैं भी तो उसमें बुलेट बाबा करके एक स्टोरी उन्होंने कवर करी थी, और आजकल बड़ा फेमस वो चीज़ हो गई है, बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बुलेट बाबा मंदिर के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है, कुछ पता है क्या? तो बुलेट बाबा सीरियसली बहुत मिस्टीरियस जगह है और श्रद्धा का भी विषय है। अब इसको मिस्ट्री श्रद्धा का ही विषय है, और इसके बहुत सारे एविडेंस मिल भी चुके हैं। आप टीवी में न्यूज़ में देखोगे तो बहुत सारे इसके एविडेंस मिल भी चुके हैं। एक्चुअली क्या है, राजस्थान में एक पाली जिला, अब इसकी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे ये हाँ स्थापित हुआ। हाँ, कैसे से शुरू करते हैं। राजस्थान में पाली जिला, तो वहाँ क्या हो रहा है, 1988 की बात है, ओम सिंह बन्ना नाम के व्यक्ति रहते थे। तो अपने मतलब रॉयल एनफील्ड थे, मोटर बाइक से जा रहे थे, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जब उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, फिर उनके जो बाइक थे वो उन्होंने, पुलिस वालों ने कब्जे में ले लिया, कि बाइक कस्टडी में ले लिया पुलिस वालों। जब पुलिस वाले उनके बाइक लेके जाते थे ना, अपने पुलिस स्टेशन में रखते थे ना, फिर अगले दिन वो बाइक अपने आप उसी जगह आ जाती थी। किस जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ? हाँ, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। आगे से बहुत बार हुआ था, पुलिस वालों ने पकड़ा, फिर रख दिया, फिर अपने आप चली जाती थी। ये बहुत मिस्ट्री है कि मैं इतना मेहनत करके ला रहा हूँ, और ये स्टेशन की जगह वहाँ क्यों चली जा रही है। फिर एक बन गया कि ये कोई नॉर्मल बाइक रही नहीं है, तो लोगों ने इसको मतलब एक मंदिर बना दिया, ओम सिंह बन्ना, और वो भगवान बन चुके हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग जब वो पाली से जोधपुर वाले सड़क पे जाते हैं, तो उनका मानना है कि उन्होंने ओम सिंह बन्ना जी को देखा है अपने आंखों से, उनकी मदद करते हुए देखा है। कुछ लोगों ने ये बताया कि हमारा एक्सीडेंट होते होते बच्चा ओम सिंह बन्ना ने मदद की है, और कई लोगों को मतलब एक्सीडेंट हो गया, उनको मदद की है हॉस्पिटल पहुंचाने में। तो मतलब कुल मिलाकर कुछ ऐसा कर रहे कि हैं मतलब एक्सीडेंट से जिस चीज से उनकी डेथ हुई थी, वो दूसरों को बचा रहे हैं उस चीज से, कि यार मेरे साथ तो हो गया, मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। वही। और आज अभी जब वहाँ जाते हैं ना लोग, मतलब पाली में जब बता रहे ओम सिंह बन्ना के मंदिर पे भगवान है, अब तो उनके भगवान है, तो लोग उनके माथे टेक के जाते हैं कि हमारा कुछ हमारे साथ बुरा ना हो, इनको एक तरह से भगवान मानते हैं, ट्रैवल देवता बोल सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे ये सुरक्षा करते हैं, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। ये सही बात है। तो अभी क्या है उनमें कोई मतलब कोई एक्टिविटी दिखती है अभी भी कि नहीं? अभी भी चलती है, अभी भी मैंने बताया, लोग जाते हैं, अभी भी पूजा करते हैं, अभी भी उनकी जो बाइक है ना, आप देखोगे तो बाइक वहाँ है, लोग उनका माथे टेक के जाते हैं। नहीं, उनकी एक्टिविटी दिखती है अभी भी, लोगों को दिखते हैं वो कि भाई देखा मैंने, अभी भी उनके दिखती है, क्योंकि बहुत सारे रिसेंट अब न्यूज आर्टिकल देखोगे इन पे, एक फियर फाइल्स, आप जानते हो एक वेब फियर फाइल्स GTV पे आता है, उन पे एक स्टोरी भी बन चुकी है, और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल कवर, वहाँ के लोकल्स लोग मानते हैं कि अगर हम इनकी पूजा करके जाके तो हमारा यात्रा सुख है, सफल है, अगर हो भी जाएगा तो ये हमारी मदद करना है, क्योंकि आत्मा अभी भी इनकी सुरक्षा करती है। एक्चुअली हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीजें, अब ओम सिंह बन्ना क्या रहा, हरभजन बाबा सुना है क्या? क्या इसकी थोड़ी स्टोरी बताएं इसके बाबा हरभजन सिंह थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे थे,
तो उन्होंने क्या हुआ, एक बार उनकी डेथ हो गई शायद, वो नदी में बह गए, इस वजह से डेथ हो गई। तो क्या हुआ, फिर लोगों ने उनकी मतलब जो थी दाह संस्कार किया उनके, जब रेस्क्यू किया था, ऑपरेशन किया, फिर उनकी दाह संस्कार कर दिया। लेकिन अभी भी सब बोलते हैं उनकी आत्मा पेट्रोलिंग, अभी भी वो आती है, अभी भी पेट्रोलिंग करती है। जो लोग वहाँ आर्मी में है लोग, वो बोलते हैं अगर हम कुछ भी गलती कर देते तो हमको झापड़ पड़ता है, थप्पड़ मिलता है। और इमेजिन ऐसे कुछ भी नहीं है, हवा में से थप्पड़ चल गए। और इवन अब विश्वास नहीं मानोगे, उनके जो कपड़े हैं, बूट है, उनको रखे गए, उनको भी एक तरह से मतलब देवता का दर्जन दे चुके हैं लोग। उनके बूट की कपड़े प्रेस करते हैं, बूट रखते हैं। लोग बोलते हैं कि उनके जो बूट होते हैं वो जब हम सुबह देखते हैं तो कुछ ना कुछ कीचड़ लगा रहता है। अच्छा, हाँ, इस पे बारे में। दैट शोज की रात को निकले थे हाँ, पेट्रोलिंग पे। रात में निकलते हैं। और जो वहाँ के जो आर्मी है बोलते हैं कि हमसे कुछ अगर गाइडेंस भी हो जाए, कभी भूल भी हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमें गाइड करते हो। उनकी आत्मा अभी भी है, मतलब अभी भी उनकी आत्मा पेट्रोल। और कब की बातें में 1966 की आसपास की बात है। और एक बाकायदा जब पेट्रोलिंग मार्च होती है, जब दोनों इंडिया आर्मी के आर्मी वाले मिलते हैं, तो उनके लिए जगह अभी भी एक रखी जाती है। और इवन जब उनको गांव भी भेजा जाता है, पता है आपको, रिजर्वेशन ट्रेन करके उनके लिए अलग से सीट बनाया जाता है, उनके लिए उनका सामान रखा जाता है, उनके घर वालों से मिलाया जाता है, फिर उनको वापस लेके जाया जाता है। मतलब अभी भी उनको समझिए कितना लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी भी उनको सजीव मानते हैं, लिविंग थिंग मानते हैं। और इसके ऊपर एक एक्चुअली वेब सीरीज भी बना है, मैंने देखा, दिव्या दत्ता और ये भुवन बाम की कुछ वेब सीरीज -50। प्लस माइनस ऐसे कुछ करके था। हाँ, -50, उसमें अभी इन्होंने भुवन बाम ने कुछ उनका ही रोल प्ले किया है। मुझे लग रहा है कि शायद प्लस माइनस नाम था या फिर +1 ऐसे कुछ, 50 तो नहीं था। देखिए मैंने ट्रेन के अंदर सीन चल रहा होता है ना। वो उनकी स्टोरी पे बेस है हाँ कहानी। हाँ हाँ, देखिए मैंने। अच्छा, जब इंडिया की मिस्ट्रेस चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्वत से हमने शुरू किया। हाउ कैन वी नॉट कवर खैत पर्वत? तो उसका खैत, क्या है? देखिए खैत पर्वत एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड में गढ़वाल जिला है, उत्तराखंड में गढ़वाल जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो अब उससे थोड़ी दूर पे जाओगे खैत पर्वत है। तो एक्चुअली क्या, खैत पर्वत को वहाँ जाओगे ना, तो वहाँ लिखा गया है खैत पर्वत के नीचे साइन बोर्ड में, परियों का देश। अब बिलीव करोगे कि मतलब आज के जमाने में परिया मतलब एक तरह से सही में लोग इलॉजिकल मतलब बोले कि क्या है, कुछ भी बोलता है, लेकिन वहाँ के लोग एक्चुअली बिलीव करते हैं। सही में परिया है। ऐसा। हाँ जी। तो एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ जो परिया, वहाँ बोलते हैं 9 परिया ऐसा मिलती है, और एक मंदिर है। तो वो बोलते हैं जब आसमान से परिया उतरती है, उस मंदिर की पूजा करती है, वहाँ चली जाती है। इवन न्यूज़ 80 आप मीडिया सोर्स में देखोगे, तो वहाँ के लोकल लोगों ने खुद दावा किया कि हमने परियों को आते हुए और जाते हुए देखा सफ़ेद वस्त्र में। लेकिन उनको ये डर रहता है कि हम इनको कोई डिस्टर्ब ना करें, तो उस आसपास के माहौल में इतनी शांति रहती है ना, आप वहाँ कोई ऐसा मतलब बहुत अट्रैक्टिव कलर नहीं पहन सकते हो, या कोई नॉइस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे उनको परियों को डिस्टर्बेंस होता है। और उनको खुश रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बोलता अगर उनको खुश नहीं रखा जाएगा तो इससे बोल सकते हैं अशांति आ सकती है। इसके बारे में एक लोक टेल भी वहाँ बहुत फेमस है, लोक कथा फेमस है। एक्चुअली एक जीतू नाम का एक आदमी था। तो क्या होता था कि वहाँ ज़्यादा खेतों धान की रोपाई वोपाई होती है, तो जो जीतू नाम का आदमी था, धान की जब रोपाई वोपाई करता था, एस्ट्रोलॉजर की मदद लेता था। तो एक बार क्या हुआ, एक समय था वो धान की जब रोपाई करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर मिलता था, ज्योतिषी जी, कि मुझे धान की रोपाई वोपाई करना है। तो ज्योतिषी ने बोला कि इस बार वक्त सही नहीं है, अशुभ है, इस बार तुम धान की रोपाई वोपाई मत करो। तो वो बोला नहीं नहीं, जरूरी है, हम किसान हैं, हम धान की रोपाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो फिर बोला कोई इसका कोई सलूशन है। तो उसने क्या बोला कि ये सलूशन है कि आपकी बहन जो ससुराल में है, उनको बुलाइए, उनके हाथ से धान की रोपाई शुरू कीजिए, तो ये अशुभ काल मिट सकता है। तो ये जो जीतू नाम का आदमी था ना, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, मतलब प्रेमिका भी थी, उसी गांव में थी जहाँ इसकी बहन रहती थी। तो ये सोचा कि चलो बहन को भी ला लूंगा, उससे भी मिल लूंगा। और ये जो रास्ता था उसकी बहन के, उसके बीच में खैत पर्वत भी था। तो बोला ठीक है, तो जाता है। तो जाते जाते थक जाता है, खैत पर्वत में नीचे रुक जाता है, पेड़ के नीचे। तो उसको एक बांसुरी बजाने का भी एक शौक था, तो वो बांसुरी स्टार्ट करता है, और इतना अच्छे से बजाता है कि ये पूरा मतलब अच्छे धुन में बजा रहा था। फिर जो परिया थी उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगा कि कोई इतना अच्छा कोई कैसे धुन बजा रहा है।
जो जब परिया उसके सामने मतलब एक तरह से प्रकट हो गई, उसके सामने ही आ गई। पहले तो उसको विश्वास नहीं कर, ये सब मैंने सुना था लेकिन सच है कि नहीं। लेकिन वो परी आके उसके सामने बोलती है कि हम तुम्हारे इस धुन से बहुत प्रभावित हुए, हमारे काफी मंत्र मुग्ध तुम्हारी धुन है, तो अब हम तुम्हें साथ में लेके जाना चाहते हैं। तो जीतू बोलता है मैं नहीं जा सकता, मैं घर में बहुत काम है, धान की रोपाई है और मैं क्यों जाऊँ। बोलता नहीं नहीं, आपको अब जाना ही पड़ेगा कि हम आपके मंत्र मुग्ध और आपको हम साथ में ही लेके जाएंगे। तो ये जीतू बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो मानती नहीं है परिया। फिर परिया बोलती है ठीक है, आप अपनी बहन को लेके आओ, फिर एक उसके बाद जब आपकी धान की रोपाई हो जाएगी फिर हम आपको एक साथ लेके चल जाएंगे। तो बोला ठीक है। तो अपनी बहन को लेके आता है, फिर धान उनकी रोपाई वोपाई भी करता है। लेकिन सीरियसली जैसा उन परियों ने बोला था कि हम आपको लेके जाएंगे, कुछ दिन बाद जब धान की रोपाई हो जाती है तो उसको परिया सच में आके अचानक से लेके चल जाती है। और कहाँ लेके गई किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ी। और आज तक लोग जीतू की कहानी उस इलाके में सुनाते हैं, ख्यात पर्वत के बारे भाई ये परिया सिंगल थी क्या? में। शायद आपको जाना चाहिए। मुझे लग रहा है ना ये परियां सिंगल होंगी तो उनको उठा के लिए। तो ऑन अ सीरियस नोट नाउ, लोगों का क्या लॉजिक है कि परियां कौन है? क्या हमारे गांव को या फिर हमारे स्थान को प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हैं, या फिर लोगों की क्या स्टोरी है इनके ऊपर? इनकी मानना है कि परिया जो है इनकी प्रोटेक्ट कर रही है और इनकी मतलब मदद करती है, इसलिए उनको एक तरह से देवी का भी दर्जा किया। मैंने कहा ना वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वहाँ एक मेला बहुत बड़ा लगता है, आप जाओगे ना तो एक टाइम पे उस खैज पर्वत के आसपास बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में स्ट्रिक्टली एडवाइस दिया जाता है कि आप ना कोई चमकीला कपड़ा पहन सकते हो, ना कभी लाउड म्यूजिक कर सकते हो, कि इससे परिया डिस्टर्ब हो जाती है। और उन्होंने वहाँ की देवी का दर्जा दिया, और इवन जो जीतू गए उनको भी भगवान का दर्जा दिया गया। क्योंकि वहाँ की लोक कथा में कि जो 9 परियां थी ना, एक्चुअली 9 देवियां हैं। और ये रोज पूजा करनी आती है, पूजा करके चली जाती है। और इनको अगर हम दुख बताए तो हमारे गांव में अशांति फैला, और जितना हमको खुश रखे हमारे लिए भी सही है। हमने अभी ना जितनी भी बातें करी वो सब अपने पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में बात करी, चाहे वो कैलाश पर्वत हो जाए, चाहे वो खैत पर्वत हो जाए, बुलेट बाबा हो जाए, 9 अननोन मैन, हमने सबसे पॉजिटिव बातें करी है। अब मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है और मैं खुद भी मानता हूँ कि जो पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव भी होता है। तो आपका नेगेटिव एनर्जीज के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या देखिए, मानते हैं? नेगेटिव एनर्जी हमेशा एग्जिस्ट करती है। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। लाइट है तो अंधेरा है, अंधेरा नहीं है तो लाइट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते ही होते हैं। क्योंकि लाइट की इज्जत तभी ब्लैक है, ब्लैक की इज्जत कभी तो अंधेरा है, तभी लाइट है तो अंधेरा। एक्चुअली इसके बारे में भी स्टोरी आप देखोगे ना, नेगेटिव एनर्जी आप जो बोल रहे ना, मायंग विलेज आप जानते हो, असम में एक मायंग विलेज है, वो इसी के लिए तो फेमस है, ब्लैक मैजिक के लिए। और इसकी हिस्ट्री आप बोलते हो कि मायंग विलेज आज का फेमस नहीं है, औरंगजेब के टाइम से फेमस है। हाँ, इसलिए आप बताओ कि औरंगजेब के जो सेनापति थे राजा रतन सिंह थे, मतलब उनके जो राजपूत सेना थे, जानते हो औरंगजेब ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम था, लेकिन वो असम को नहीं कैप्चर कर पा रहा था। एक तो आम थे, और दूसरे जो तो मायंग विलेज में जो पूरे जादू टोना में मतलब बोलते हैं ब्लैक मैजिक में बेस्ट है। जब भी कोई औरंगजेब की आर्मी जाती थी मायंग विलेज पे अटैक करने के लिए, उनकी ब्लैक एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी ना, पूरी आर्मी गायब हो जाती थी। तो इतनी वापस नहीं आती थी, फिर हमेशा गायब? वापस वहीं से गायब हो जाती थी। इवन वहाँ की कुछ औरंगजेब के, आप मुगल मतलब औरंगजेब का दस्तावेज पढ़ोगे ना, उनकी सेनापति ने, वो बोलते हैं हम जाने से डरते कि हमारी पूरी की पूरी सेना गायब हो जाती है वहां से, मायंग विलेज से। और अभी भी लोग वो बीच प्रैक्टिस करते हैं, काला जादू फैलते हैं। आप जाओगे तो वहाँ आदमी कबूतर कबूतर से कुछ भी बना सकते हैं, वहाँ खड़े खड़े गायब कर सकते हैं। तो उस विलेज में इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत के बारे में ना अनऑफिशियल नहीं है, कोई ऑफिशियल डेटा तो है नहीं, लेकिन काफी पुराने टाइम से। क्योंकि वो जो वैली है ना, ब्रह्मपुत्र कामाख्या, एक तरह से वो गढ़ रहा है शक्तियों का। आप देख सकते हो कामाख्या भी असम में है और शक्ति धाम है, तो वहां से बहुत सारे अगौरी तांत्रिक वहीं से पूजा करते हैं, वहीं से सीखते हैं ब्लैक मैजिक। और मयंक जो था ना, वो औरंगजेब से बहुत पुराने जमाने तक से था, और उसी के लिए वो फेमस भी था, और आज भी उसी के लिए फेमस है मयंक, ये ब्लैक एनर्जी के लिए। तो कोई भी ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी कह लो, उससे आपका सामना हुआ है या फिर आपने सुना है किसी दोस्त यार कोई भी रिलेटिव? एक्चुअली मेरे एक दोस्त था, शायद वो बिहार का था। बिहार में आप जानते हो पनडुब्बा बहुत फेमस है। नहीं पता है, लेकिन हाँ बिहार इतना तो समझ गया। एक्चुअली बिहार में पनडुब्बा नाम की एक अर्बन रीजन बोल सकते हैं, जैसे Urban दिल्ली legend। में ब्लैक मंकी है, मंकी
क्या मैंने नाम कहा है इस अर्बन लेजेंड का? पंडुप्पा। पंडुप्पा। अच्छा। एक्चुअली बिहार में बहुत फेमस है अर्बन लेजेंड पंडुप्पा। क्या होता है कि जब आदमी की अननेचुरल डेथ हो जाती है पानी में डूबने से, बोलते हैं वो पंडुप्पा बन जाता है, मतलब वो वाटर डेविल बन जाता है, पानी का शैतान बन जाता है। हम्म। तो मेरे एक दोस्त ने ऐसा कहानी सुनाया था कि एक मेरा उसका बिहार का एक दोस्त था, वो गया सिटी में पढ़ता था, हम्म। भोपाल भोपाल में शायद इंजीनियरिंग कर रहा था। उसकी स्टोरी है। तो उसने बोला था जब उसके गांव में आया तो गांव में बोलते उस नहर थी, हम्म। और ये सिटी माइंडेड पर्सन था, इसको ये सब में बिलीव नहीं होता है, बोलते हैं, क्या है ये सब, कुछ भी गांव वाले फेंकते रहते हैं। होता है थोड़ा सा ना, जो शहर वाले होते हैं उनके मन में एक हाँ, चीज होती है गांव वालों को लेकर, और जो गांव वाले हाँ, होते हैं उनके मन में भी कुछ स्टीरियोटाइप्स होती हैं हाँ, शहर वालों को लेकर। यार हाँ, शहर वाले तो ऐसे होते हैं, कमजोर होते हैं, वही वही है ना, वही। फूले हुए होते हैं। और शहर वालों को ऐसा है गांव वाला है तो मतलब थोड़ा होता है ये। हाँ हाँ। फिर। तो फिर यही हुआ कि जो वो अपने गांव में गया तो वहाँ एक था कि उस नहर के आसपास मत जाओ, कि उस नहर में एक पंडुप्पा रहता है। तो ये बोलते क्या है ये सब चीज़ें, कुछ भी गांव वाले बोलते हैं, कुछ भी नहीं, पार्टी शादी करने का मस्त मस्त माहौल है नहर के सामने, और क्या। तो इसने क्या किया कि बॉटल आया और एक बॉटल दारू की पीना हम्म। स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि जो पंडुपा उनडुपा रहते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी रहती है नहर में, उनको उनके सामने आप शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं सब चीज़ों के, कि नेगेटिव नेगेटिव होती है ना हम्म। अट्रैक्शन के लिए। तो ये बंदा क्या किया, उधर शराब पीना स्टार्ट कर दिया। हम्म। तो धीरे धीरे देखता है कि एक कोई क्रिएचर टाइप है जो उसके सामने आ रहा है। तो उस पर उसने गौर नहीं किया। फिर उसके साइड में कोई और भी दोस्त आए थे, हम्म। तो उन्होंने बोला चल चल लेट हो रहा है, बाद में आते हैं। तो वो चला गया वापस। लेकिन उसको वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था, शांत, मतलब चांद की रोशनी में क्या माहौल है, कि सिटी में इतना शोर शराबा होता है ना। हम्म। तो एक दिन क्या हुआ, ये बंदा आया फिर सिगरेट लेके उधर ही नहर के सामने पीने लगा। तो उसने ऐसा पीते पीते काफी, मतलब जब सिगरेट पीने लगा तो उसको होश में नहीं था, तो फिर पंडुपा जो था उसके सामने निकल आया। हम्म। उसने उसको अट्रैक्ट करने का उसको पैर खींचने की कोशिश किया, और जैसे उसने पैर खींचा उसको पूरा अंदर तक लेके जाने वाला था। लेकिन क्या बोल सकते हैं, उसने हनुमान चालीसा कुछ याद किया था, या उसके बाद कोई देवी, मतलब गांव वाले उसके थोड़े रिलीजियस बिलीव के थे, तो उसने हनुमान जी की थोड़ी चालीसा वालीसा पढ़ा या कुछ शक्ति युक्त मंत्र पढ़ा। तो उसकी वजह से थोड़ा उसकी जो पंडुपा की जो शक्ति थी वो कम हो चुकी। तो फिर उसने छोड़ दिया। फिर वो काफी घबरा गया कि मैं जब भी जा रहा हूँ इस नहर में कुछ है क्या। हम्म। फिर उसने अपने गांव वालों से बात किया, तो वो बोला कि यहाँ एक आदमी था, उसकी अननेचुरल इस पानी में डेथ हो चुकी थी, तो तुम यहाँ मत जाओ, और एक पंडुप्पा है, और हम्म। उसने ये देखा भी कि यहाँ कुछ है। तो फिर उसके बाद उसको इस सब चीज़ों में थोड़ा बिलीव हुआ, लेकिन यहाँ डेथ नहीं हुई थी, उसके बाद एक रियलाइजेशन हुआ था कि यहाँ कुछ है। हम्म। अच्छा, एक और चीज पॉडकास्ट करते करते मैंने जाना है, छलावा। हम्म, छलावे के बारे में आपका क्या क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ओपिनियन है? कोई कोई सुना है आपने छलावे के बारे में कुछ? एक्चुअली छलावा से मेरे मतलब कोई सब पाला तो नहीं पड़ा है ना, ना बारे में मुझे, लेकिन इस छलावा रियल में होते हैं, क्योंकि यूएसए में देखो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेंडर मैन। अच्छा, मुझे नहीं पता, थोड़ा बताएं इसके बारे में। सिलेंडर मैन क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में छलावा बोलते हैं, इसे यूएसए में उसको सिलेंडर मैन बोलते हैं, वो भी। सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर, हाँ, वो वाला सिलेंडर? नहीं नहीं, एक सिलेंडर, एक SLEND। अच्छा, सिलेंडर मैन, हाँ। हाँ, वो भी ऐसे कोहरे के टाइम में प्रकट होते हैं, और बहुत लंबे हाइट के होते हैं, और जब वो इंसान को देख जाए तो इंसान की डेथ होना ही होना है। तो ऐसे इंडिया में जो छलावा होते हैं, ऑब्वियसली आपको रात के अंधेरे में या कोहरे के टाइम में, नॉर्थ इंडिया में इतना कोहरा होता है, आपके सामने आएंगे, आप उनको आपकी साइड पैसेंजर मतलब बोल सकते हैं इंसान के रूप में आएंगे, आपको भ्रमित करेंगे, आपका माइंड हैक कर लेंगे। आपका गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में अगर वो पैसेंजर बन के आगे चला हुआ, तो आपका माइंड ऐसे हैक करे कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कहाँ है। कभी कभी चला हुआ इतने खतरनाक होते हैं कि सामने नदी है, आपका माइंड ऐसे हैक करे कि वहाँ ब्रिज है, आप उस पर चढ़ने लगोगे और उसमें गिर जाओगे। दिमाग के साथ किया दिमाग जाता के साथ कार चला रहा है, कार में आपका माइंड हैक कर लेके यहाँ नहीं यहाँ जाना, जबकि वो रहेगा पेड़ या कुछ और रास्ता, टकरा जाओगे, डेथ हो जाएगी। है। तो ये होता चला, और इसकी बहुत सारी बोल सकते हैं डेथ हो चुकी है, मतलब अर्बन रूरल एरिया में बहुत होती है। मैंने कई पॉडकास्ट में सुना था, एक इंसान ने ऐसे ही सुना रहा था कि उसके ग्वालियर के आसपास, मुरैना के आसपास ऐसे छलावा की बहुत सारी घटना होती है। ब्रिज नहीं है उस नदी के पास, लेकिन जब लोग वहाँ ट्रेवल करते हैं बाइक में, तो उनको छलावा इस तरीके से भ्रमित करते, इस तरह के माया जाल में करता है कि इंसान को लगता है कि वहाँ ब्रिज है, और ब्रिज समझ के उस नदी के पास जाता है, और नदी में कार गिर जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है। वैसे क्या रीजन है कि आपने कहा कि ये सब छलावा, ये सब चीजें होती हैं रूरल एरियाज में ज्यादा होती है, नॉट इन द अर्बन एरियाज? हम्म, क्या रीजन है? ये है कि यहाँ अर्बन एरिया में देखिए जरा बहुत
लोग आसपास हसल वसल रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, लाइटिंग रहती है, फैसिलिटी रहती है, तो उतना बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट कम पड़ता है। रूरल एरिया में पेड़ पौधे जंगल वंगल यहाँ तो इसलिए तो नेगेटिव एनर्जी और अंधेरा काफ़ी रहता है, तो नेगेटिव एनर्जी को चाहिए क्या। और यहाँ हसल वसल भीड़ भाड़ लाइट वाइट हर जगह है, तो इससे नेगेटिव एनर्जी है बहुत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जब आप सूरज जहाँ लाइट जब लाइट ना हो, अंधेरा हो, फॉरेस्ट एरिया हो, तो उससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और उससे और ताकतवर हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। अच्छा, हमने पॉजिटिव एनर्जी की बात करी, नेगेटिव एनर्जी की बात करी। पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं हम भगवान के बारे में बात करते हैं। जब भगवान पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है? अगर वो इतने पावरफुल है तो क्यों किसी चीज से जूझने के बाद, बीतने के बाद हम भगवान को लगता है कि अरे यार सॉल्व करना है मुझे, क्यों उससे पहले इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी हमारी गलतियाँ भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकती है। कुछ लोग होते हैं परफ्यूम लगा के जाते हैं या कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, इसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी भी होती है। और कभी कभी हम बहुत जोश में उनको अपने तरफ ही बुला लेते हैं। कुछ आजकल जितने जिस हिसाब से पॉडकास्ट वायरल हो रहे तांत्रिक वांत्रिक के सब वो सब ब्लडी मैरी क्या चल रहा है, उसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। जबकि नेगेटिव एनर्जी रहती है एक लोकेशन में रहती है, जैसे मैंने बताया ना कोई किसी अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उसी लोकेशन में कन्फाइंड रहती है। अब वो जाओगे उस लोकेशन में, उसको खुला चैलेंज करोगे, आजा मेरे पास आजा, मैं नहीं डरता, तो ऑब्वियसली आप उसको सामने से बुलाओ दे रहे हो ना। और जबकि ये जो अननेचुरल डेथ होती है, नेगेटिव एनर्जी रहती है, उनकी आत्मा उसी इलाके में घूमती रहती है, अपने परिजनों को खोजती रहती है, अपना रीजन फाइंड आउट करती है कि मेरी डेथ क्यों है और किसने क्यों मारा, तो उनकी आत्मा उधर ही सोल्व करती रहती है। वो कभी जल्दी रेयर होता है, लेकिन आप जाकर उनकी टेरिटरी में उनको खुला चैलेंज करोगे तो नेगेटिव एनर्जी ऑब्वियसली आनी ही आनी। अच्छा, ये बात करते हुए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, ये मैं आपसे पूछूंगा और साथ साथ मैं जितने भी तांत्रिक बाबाओं के साथ पॉडकास्ट करता हूँ उनसे भी पूछूंगा। देखिए तांत्रिक बाबा के बारे में इतना नहीं बता सकता ऑनेस्टली आपको पॉडकास्ट नहीं, सवाल कुछ ऐसा है, ज्यादा बेटर आंसर उनसे ही मिल सकता है मुझे, बट स्टिल मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। हम ये मानते हैं कि जो भगवान है वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो भगवान ही या शी, भगवान का जेंडर हम एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट जानते नहीं, सो हम ऐसे ही बस बोल देते हैं कि भगवान पॉजिटिव होते हैं और ये सारी नेगेटिव एनर्जी इनके लिए कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी नेगेटिव एनर्जी से पाला पड़ता है, चाहे वो भूत प्रेत हो, आत्मा हो, क्यों सिंपली पूजा करके या फिर भगवान के सामने प्रार्थना करके वो चीज सॉल्व नहीं होती है? यहाँ पे तांत्रिक और बाबाओं का रोल आता ही क्यों है? भगवान इतने पावरफुल है तो वो तो यही चाहेंगे कि भाई मैं ही सॉल्व कर दूंगा, किसी थर्ड पार्टी को क्यों तंत्र क्रिया करने की जरूरत पड़ेगी? मतलब आपका क्या विचार है? हालांकि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस, तंत्र मंत्र वाले लोग आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, बट स्टिल आपका क्या टेक है इस पे? मैं अभी अपना बताऊंगा कि मेरा क्या टेक। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना, जैसा आप बोल रहे हो ना, कुछ एनर्जी बहुत ताकतवर होती है, जैसे आप ब्रह्म राक्षस की बात कर लो, या कुछ जैसे इस्लामी में होते खबीज जिन होते, इरफाती जिन होते, जो ये सब जिन होते हैं ना, ये और ये बोलते हैं ब्रह्म राक्षस, ये नॉर्मल अब बोलते हैं हनुमान चालीसा या कुछ मंत्र पढ़ने से नहीं हो सकते। इसके लिए आपको पूरा पूजा विधान और एक बोलते हैं ना बोलते सीक्वेंस से जाना पड़ेगा, बस स्टेप्स वाइज जाना पड़ेगा। कि जो ब्रह्म राक्षस के बारे में जैसे आप जानते हो कि आपने जाना है ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ, कि ब्रह्म राक्षस कौन है? जो पंडित जो ब्राह्मण होते हैं या जो बहुत ज्ञाता होता है, जब अपने पावर का गलत मिसयूज करता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब समझिए अब वो इतना नॉलेजेबल है, उतना उसके पास ताकत है, उतना वो पढ़ चुका था वेद और, लेकिन उसने कुछ गलत काम कर दिया, गलत मिसयूज कर लिया, तो आप उससे जिस जाओगे कॉमन मैन होके। आप बताइए, मतलब उसको भी सारी विद्या है, उसको भी सारी विद्या आती है, एज ए कॉमन मैन आप जीत सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कोई मतलब कॉमन मैन, हम लोग एज ए हिंदू बोलना तो नहीं चाहिए, हम लोग बहुत अपने वेदों के बारे में बहुत कम जानते हैं, अपनी तंत्र शक्ति विद्या ये सब। जैसे मैंने आपकी बहुत स्टोरी सुनाया, ये सब स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में डेविल पावर है, पॉजिटिव पावर है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है ना। और आज वेद और अपनी पुराणों को कितना जानते हैं, एक ही तो बात है। तो क्या भगवान यहाँ पे भेदभाव करते हैं कि भाई आप जितना मेरे बारे में जानोगे मैं उतना तुम्हारे काम आऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो भगवान, देखो मेरा मानना है कि भगवान देखो हर चीज आपकी मदद नहीं कर सकते। इवन आप बोलोगे भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन लिया, उन्होंने भी कष्ट कहा कि नहीं। भगवान श्री राम अयोध्या में राजा थे, 14 वर्ष वनवास काटे, फिर वो रावण से लड़े,
वो जो चाहते थे कुछ भी कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन जिया, मनुष्य जीवन की तरह स्ट्रगल किया। उनकी वाइफ से मतलब भगवान माता सीता चली गई, उनके लिए क्या है सब चीज था, रावण क्या था। अब भगवान श्री कृष्ण ले लो, उन्होंने भी कारावास में जन्म लिया, फिर वहां से भी उन्होंने महाभारत की लड़ाई में पार्टिसिपेट। महाभारत क्या था उनके लिए, कुछ था ये सब मनुष्य के लिए कुछ थे, कौरव पांडव, लेकिन तभी उन्होंने पार्टिसिपेट, उन्होंने ये बताया कि स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। आप हो, मैं हो, कृष्णा मैम, कोई भी और हो, स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। विदाउट स्ट्रगल आप कुछ नहीं पा सकते हो। आप ये सोचो कि भगवान भेदभाव करते हैं, भगवान को पहले रिजल्ट तो दिखाओ कि आप उस तरीके से मेहनत कर रहे हो कि नहीं। भगवान आपको गाइडेंस दे रहे, सपोर्ट, लेकिन ये बैठ के भगवान मिले कुछ नहीं कर रहे, भगवान मिले। लेकिन भगवान आपके लिए क्यों करे जब आप भगवान की तरह काम नहीं कर रहे हो। जब भगवान मनुष्य जीवन में आके ये सब इतना स्ट्रगल जी सकते हैं, तो आप इंसानों के आप सोच रहे हो कि मुझे लग्जरियस लाइफ मिल जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। इससे ना मुझे यही बोलना है अपनी हाँ। ऑडियंस को, और जो सारे लोग पाठ पूजा करते हैं, मुझे उनसे यही मैसेज देना है कि भगवान ये नहीं चाहता है कि मेरी पाठ पूजा करो। हाँ। भगवान ये चाहता है कि मैंने जो रास्ता दिखाया उसको फॉलो करो। पाठ पूजा अगर आप कर रहे हो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ उस पर चलो तो सही। आप पाठ पूजा कर रहे हो लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पे चल नहीं रहे हो, तो उसका क्या मतलब बनता है, फिर कुछ भी फायदा नहीं उसका। वही बात है, लेकिन लोगों को क्या है ना, हर समय आज का शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट आज के जमाने में वही होता है डेंजरस। मैंने इमेजिन करो ना, मैं ये हमारे सामने है महाभारत रामायण, जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य जीवन में आके इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना चीज करते हैं। महाभारत में दुर्योधन से उनको अपमानित होना पड़ता है, जबकि दुर्योधन क्या था भगवान श्री कृष्ण के सामने, तब भी वो युद्ध में करते हैं, युद्ध में लड़ते हैं। और भगवान राम रावण से लड़ने जाता अपने पत्नी को लेने के लिए। तो ये सब क्या है, मनुष्य जीवन का यही तो उदाहरण थे कि आप ये मत सोचो कि हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमें स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। भगवान एक जस्ट गाइडेंस, लाइट होते ना, लाइट हाउस, एग्जैक्टली, और रास्ता दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, आपको चलना तो पड़ेगा ना एटलीस्ट। अब चलोगे नहीं तो भगवान क्या मदद करेगा आपको। अब भगवान भेदभाव नहीं करता, भगवान एक सही वक्त देखते हैं, और जो नहीं हो रहा हो सकता है इससे बेहतर हो सके आपसे। कभी कभी हमें लगता है ये चीज नहीं हो रही, लेकिन इससे बेहतर आपको मिल सकता है। आप किसी भी चीज से गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, आपको पता नहीं होता है शायद वो आपकी पॉलिशिंग हो रही है, शायद आगे कुछ और ऐसा आने वाला है जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे अपनी आपकी पर्सनालिटी की जरूरत है, जहाँ पे ऐसे आपकी स्किल्स की जरूरत है जो अभी है नहीं। तो शायद अभी आपको इस फेज में डाल दिया कि आप वो स्किल्स अपने पॉलिश कर रहे हो जो कि फ्यूचर में काम आने वाला है। सो उस वे में सोचोगे, उस वे में भगवान के रास्ते पे चलोगे, भगवान ज्यादा खुश होगा, ना कि दिन भर पाठ पूजा कर रहे हो लेकिन लोगों की बुराई कर रहे हो। इसके बारे में आपको एक कथा सुनाता हूँ। तुलसीदास जो थे जी, अब तुलसीदास के अब बोलोगे इतने भगवान श्री राम के भक्त थे, उनको भी ऐसे भगवान श्री राम आसानी से नहीं मिले। उन्होंने इतना पूजा किया, इतना पूजा किया, तब जाकर उन्होंने हनुमान जी का उनको दर्शन मिले। फिर हनुमान जी उनको गाइड किए कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तब जाकर वो भगवान श्री राम मिलेंगे। पहली बार भी जब भगवान श्री राम उनके सामने जब आए ना, तो बालक रूप में आए, तो उनको पहचान नहीं पाए। फिर फिर जब हनुमान जी उनको आए, मतलब उनके सामने आए सपने में, बोले थे भगवान श्री राम आए थे बालक रूप में, तुम उनसे मिले नहीं। फिर अच्छा, उनको काफी दुख हुआ। फिर बोले दूसरी बार जब भगवान श्री राम बालक रूप में आए, तब जाके हनुमान जी ने उनके कान में बताया कि ये भगवान श्री राम है, इससे आप मिलो। जबकि तुलसीदास इतने बड़े भक्त थे, उनको उनको भी इतनी बड़ी दुख झेलना पड़ा। इवन एक बार क्या हुआ था, अकबर ने उनको बंदी बना लिया था, क्योंकि क्या हुआ था, तुलसीदास अपने राम के गीत गाते थे, राम की अच्छाई करते रहते थे। तो इससे अकबर को ये लगा कि ये सोसाइटी में अंधविश्वास फैला रहा है, समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो उनको कैद करके लाया गया अकबर के दरबार में। अकबर ने बोला कि तुम मेरे सामने ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम राम भगवान है। मतलब उन्होंने कुछ कुछ कारनामे करके दिखाया था कि अंधों को आग दे दिया था, कोरियन की काया सही कर दी थी। तो अकबर ने बोला था कि तुम जो बोल रहे हो मेरे सामने करके दिखाओ। तो तुलसीदास ने सामने बोल दिया था कि ये जो मैं करता हूँ ना, किसी तमाशे और किसी एंटरटेनमेंट के मनोरंजन के लिए नहीं है, किसी राजा को लेके। फिर अकबर था, उनको गुस्सा आ गया कि एक संत, एक जो है मेरे राज का, वो इतना बड़े मेरे सामने बातें कर रहा है। तो उन्होंने इसको कैद में बोला, इसको कैद में डाल दो। अब यही देखो, जैसे उन्होंने कैद में डालने की कोशिश कर रहे थे उसके अकबर के सेनापति, तो उन्होंने उस टाइम हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम जैसे उन्होंने हनुमान चालीसा बोलने लगा ना, सब जगह से बंदर आना स्टार्ट कर दिया, अटैक करने लगे उसके आगरा के किले पे, जहाँ अकबर उसके सेनापति सब पे अटैक करने लगा। धीरे धीरे इतना अटैक बढ़ गया उसके बंदरों का कि
उसका जो सेनापति आके मतलब जो सेना वाला था वो बोलता है कि महाराज पूरे राज्य में मतलब पूरे आगरा में बंदरों का अटैक हो चुका है, तो इसको बचाओ। तो उसको समझ नहीं आता पहले हो क्या रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद मैं इनके साथ जो कर रहा हूँ से जो हनुमान या इनके जो आराध्य है वो नाराज हो गए। फिर उन्होंने बोला इसको इनको सम्मान के साथ रिहा कर दो। तो वही बोला सही वक्त का इंतजार होता है भगवान का आपको मदद करने के लिए। आप सही वक्त का इंतजार तो करो। तुलसीदास से बड़ा भक्त कौन था? राम भक्त। तब भी उनको एक तरह से यातनाएं और सही वक्त का इंतजार करना, उनसे मिलने के लिए भी, और उनके हनुमान और उनको बचाने के लिए हनुमान जी कैसे आए किस रूप में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है। रोहित, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप मुंबई से स्पेशली आए हैं, इतने सारे मिस्टीरियस चीज़ें कवर करी और एंड की तरफ हमने थोड़ा सा धार्मिक साइड, थोड़ा भगवानों के बारे में बात करी। पॉडकास्ट ओवरऑल मुझे बहुत पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा। बाकी जनता पे डिपेंड करता है कितना प्यार दिखाती है। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेक श्योर वीडियो को आप लाइक कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू so much for watching, and that's a wrap on this video.